एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब कौन नहीं देखता है। मैं भी देखता हूँ और आप भी। तभी तो आप अपना इतना कीमती समय निकाल के कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में अपनी कहानी के साथ जुड़े हुए वो हर लेसन्स जो मैंने शेयर बाज़ार में अपना काफ़ी सारा समय दे के सीखे हैं, और साथ में मेरा जो अनुभव जो शुरू से ले तक आज तक का रहा, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉपिक के अनुसार मैंने वीडियो क्लिप दिए हैं। आपको जिस विषय की जानकारी चाहिए आप वो विषय की जानकारी ले सकते हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य के एक छोटे से गांव से मैं हूँ। सुबह उठना, नहाना, मंदिर जाना, भगवान के दर्शन लेना और दिन भर खेत में काम करना, एक सिंपल जिंदगी। एक दिन शहर से कुछ लोग आए। वो हमारे रिश्तेदार थे। जब मैंने उनका रहन सहन देखा, बड़ी गाड़ियाँ, उंगलियों में अंगूठियाँ, गले में सोने की चेन, आईफोन, ये सब देखता ही रह गया। उस रात बड़ा इंसान होने की सोचने मुझे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन मैंने ठान लिया कि शहर जाके बड़ा इंसान बन के लौटूंगा। जैसे तैसे घर वालों को मना के मैं निकल पड़ा सपनों के शहर मुंबई की ओर। पता नहीं था ज़िंदगी मुझे किस मोड़ पे लेकर जाने वाली है। वहाँ जाते ही काम की तलाश शुरू की बड़े जोर के साथ। हर रोज़ लोकल ट्रेन का सफ़र, नई जगह पर जाके इंटरव्यू देना, रोज़ स्ट्रीट फूड खाना, ये सब मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग रहा शुरुआती दिनों में। महीना किधर चला गया पता ही नहीं चला। हर जगह काम देने वाले कम और एजेंट लोग ज़्यादा होते थे। पैसा देकर काम का भरोसा देते थे। सब जगह ना सुनने के बाद ऐसे लगने लगा दोबारा लौट चलते। फिर दिल ने कहा कि किस मुंह से जाऊंगा। जिसे संदीप सर कहते, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक और महीना बीतने के बाद काम तो मुझे मिलने लगे, पर जितना रहने का और खाने का खर्चा था उतनी की सैलरी। पीछे क्या रहेगा यही सोचकर पूरा दिन गुजर जाता था। तभी देश भर में लॉकडाउन जारी हुए। हर तरफ कोरोना और उसकी चर्चा चल रही थी। 3 महीने से ज़्यादा मैं एक खुले में बंद था। सुबह उठ के बिना दूध के चाय के साथ रोटी और शाम में सफ़ेद चावल खाकर जैसे तैसे अपने दिन गुजार रहा था। तब ख्याल आया कि ज़िंदगी में ऊपर जाने की सोचने मुझे इतना नीचे आना पड़ेगा, ये कभी सोचा नहीं था। एक प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी को मैंने 3,000 देकर घर वापसी कर ली। घर आने का जो आनंद था शायद मुझे कोई बड़ा इंसान बनने के बाद ही मिले। कोरोना ठहरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर दिन लोग मर रहे थे और कई सारे शहर रेड जोन के अंदर चले गए। कई सारे गांव क्वारंटीन हुए। न्यूज़ वालों के पास कोरोना के सिवाय कोई न्यूज़ बची ही नहीं थी। सरकार हर दिन एक नई गाइडलाइन बना रही थी। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बुखार या खांसी आने पे नज़दीकी कोविड सेंटर में जाके चेकअप कीजिए। सब परेशान थे। शहर के लोग गांव की तरफ भागने लगे। तभी मैंने कुछ नया देखा। वो लोग हर दिन शेयर बाज़ार के हालचाल के वीडियो देखते थे। तब मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे बोले कि तेरे बस की बात नहीं। तो क्या, यूट्यूब जिंदाबाद। यहाँ से शुरू हुई मेरी शेयर बाज़ार की जर्नी। बचपन में गर्मियों की छुट्टी में मैं मेरे दादी के यहाँ जाता था। मेरी दादी इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहती थी, तो अक्सर मैं कंपनियों के नाम पढ़ता था और एक बात समझ नहीं आती थी, कुछ पे प्राइवेट लिमिटेड तो कुछ पे लिमिटेड रहता था। पता नहीं था बचपन का सवाल का जवाब मुझे ढूंढते हुए आएगा। दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते। आप एक कंपनी के मालिक हैं। कुछ समय बाद आप अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं, कई शहरों में या फिर दुनिया भर में। उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है और अब वो पैसा सिर्फ 2 ही जगह से मिल सकता है। एक तो आप बैंक से लोन लेकर या फिर अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लिमिटेड करके। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन, अपनी कंपनी को NSE या BSE पे लिस्टेड कर आप अपने शेयर होल्डर से पैसा ले सकते हैं।
बैंक के लोन में झंझटों में अगर नहीं पड़ना है आपको तो आप पब्लिक से ये फंड रेज कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको अपनी कंपनी का आईपीओ लाना पड़ता है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आप अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा लोगों को देते तो आपको उसके बदले लोग पैसे देते हैं। समझ लीजिए कि आप 100 करोड़ कंपनी के मालिक हैं और नया बिजनेस खोलने के लिए आपको 50 करोड़ की ज़रूरत है, तो आप अपना 50% ओनरशिप पब्लिक को देकर उसके जगह अपना जो पैसा है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट बैंक की ज़रूरत होती है, जिसे हम मर्चेंट बैंक भी कहते हैं। और फिर आपको सीबी को एप्लीकेशन देना पड़ता है। सीबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनके कई सारे काम होते हैं। इनका मुख्य काम होता है इन्वेस्टर की जो पैसा होता है उसका गलत इस्तेमाल ना हो, और सभी कंपनी एनएससी पे या बीएससी पे जो लिस्टेड है वो सभी नियमों का पालन करे, इस पे ध्यान रखना। बाद में आप अपने सभी डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं, मतलब भेज देंगे। फिर आपका जो शेयर का प्राइस है वो डिसाइड होने के बाद आप अपना आईपीओ लॉन्च करेंगे। सुनने में काफ़ी आसान लगता है पर ये नहीं है, सालों लग जाते हैं आईपीओ लाने में किसी कंपनी को। और एक आपको कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ, एनएससी और बीएससी का जो कार्य है एक समान ही होता है। वो मैं आगे अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको इसके में दिखा दूंगा। आईपीओ को हरी झंडी मिलने के बाद सभी इन्वेस्टर अपने ब्रोकर की जो वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करें मैं अकाउंट ओपनिंग करने के बाद ये बता दूंगा। तो ये था बेसिक नॉलेज जो हर एक नए इन्वेस्टर को जानना ज़रूरी होता है। जीरोधा में ही क्यों, और कोई ब्रोकर ऐप्स क्यों नहीं, जैसे कि एंजल वन, एपस्टॉक, शेयर खान, पेटीएम, कई सारे। देखिए दोस्तों, आप किसी भी ब्रोकर का ऐप यूज़ कर सकते हैं। जीरोधा इसलिए क्योंकि वो भारत का नंबर 1 ऐप है, इसका इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है और उनकी सर्विस भी काफ़ी हद तक अच्छी है। अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेंगी अकाउंट खोलने के लिए। एक तो आपको आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो, पैन कार्ड और आपके बैंक डिटेल्स जैसे कि आईएफएससी कोड, एमआरसी कोड, अकाउंट डिटेल्स। तो दोस्तों आपको एमआरसी कोड जो होता है आपको एक तो बैंक के पासबुक में मिल जाएगा या फिर आपके चेक पे, और या फिर आप ऑनलाइन भी उसको निकाल सकते हैं। और एक A4 साइज़ ब्लैंक पेपर चाहिए जो आपको वेबकैम वेरिफिकेशन में काम आएगा। एक आपका सिग्नेचर किया हुआ फ़ोटो और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट ऑप्शनल है अगर आप FNO मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। अब चलते हैं जीरोधा के अकाउंट ओपनिंग साइट पे। इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की अकाउंट ओपनिंग के लिंक दे दिए, आप वहाँ जाके उसको खोल सकते हैं। सबसे पहले साइन अप नाउ का एक स्क्रीन आएगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको आपका मोबाइल नंबर डालने के बाद उसको कंटिन्यू करना है, उसको वेरीफाई करना है OTP आने के बाद, और बाद में आपको नाम और आपका जो ईमेल आईडी है उसको डालने के बाद कंटिन्यू करना है। अब आपका पैन नंबर के साथ जो डेट ऑफ बर्थ है उसे फिल करना है, और इसके बाद आपको अकाउंट ओपनिंग की फ़ी जो आपको पे करनी है, आप UPI फिर क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग वॉलेट किसी द्वारा कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपको आधार का KYC करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो डिजी लॉकर है उसको साइन अप करके आधार नंबर का यूज़ करके एक OTP आएगा, उसे डालने के बाद आपको अलाउ करना है और क्लिक कर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको आपके सामने जो प्रोफाइल होता है वो खुल जाता है। आपकी जो पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे आपको फिल करनी पड़ती है। मैरिटल स्टेटस होता है, आपका पेरेंट नेम्स, और बैकग्राउंड में आपका जो सालाना इनकम होती है उसे। बाद में आपका कोई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ मेंशन कीजिए, और आप क्या व्यवसाय करते हैं वहाँ पे डालिए। अगर आप बिजनेसमैन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर किसी सेक्टर में काम करते हैं तो वहाँ पे आप मेंशन कीजिए। और अगर इसके बाद आखिर में आपका कोई पॉलिटिकल कोई रिलेटेड है, मतलब किसी राजकारणी के साथ अगर आपको कोई संबंध है या कोई रिश्तेदार है तो आप हाँ या फिर ना। ठीक है दोस्तों, अब अगले पेज में आपको अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना है। इसमें आपको बैंक डिटेल्स भरने के बाद आप उसे लिंक कर सकते हैं,
या फिर आप UPI ID द्वारा भी आप उसे लिंक कर सकते हैं। अब आते हैं हम IPv के पेज पे। यहाँ पे आपको आपके ब्राउज़र को जो कैमरा है उसको परमिशन देनी पड़ेगी। अलाउ करने के बाद आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे एक ब्लैंक पेज पर लिख लीजिए और अपना फ़ोटो ले लीजिए। इसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर आपके जो भी कैंसिल चेक या फिर स्टेटमेंट है उसको अपलोड करना है। उसके बाद में आपकी सिग्नेचर को या इनकम प्रूफ 6 मंथ का अगर आप ऑप्शन में या फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो, और आखिर में आपको ई साइन करना पड़ेगा। सबको ओके ओके करने के बाद आखिर में आपका आधार नंबर के डालकर OTP को वेरीफाई करके आपकी ई साइन हो जाएगी और आपके सामने स्क्रीन पे एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा। अगले 24 से 48 घंटे में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। है ना आसान, किसी सोशल मीडिया पे अकाउंट खोलने जितना। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, खरीदे कैसे, बेचे कैसे, वो हम जानेंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्टॉक सेक्शन में। तो दोस्तों अब हमने जीरोधा में तो अकाउंट ओपन कर लिया है। अब स्टॉक कैसे बाय करें और सेल करें इसके बारे में जानते हैं। आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहाँ पे जीरोधा टाइप करना है या फिर आप काइट भी टाइप कीजिए, आपके सामने ऐप चली आएगी। आपको वहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं उसे ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको जीरोधा प्रोवाइड कर देगा। दोस्तों अभी हम एक स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि किस तरीके से ये ऐप का जो फीचर्स है। तो सबसे पहले ऊपर मार्केट वॉच होता है। मार्केट वॉच को आप प्रेस करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे 2 इंडेक्स है, एक निफ्टी 50 और एक निफ्टी बैंक, और नीचे तरफ आपका फंड्स दिखता है जो इक्विटी में और कमोडिटी में कितना है। तो दोस्तों अभी हम जो फर्स्ट सेक्शन है वो वॉच लिस्ट में। तो वॉच लिस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 वॉच लिस्ट है। क्या हो दोस्तों कि इंडेक्स में जो होते हैं 5,000 से ज़्यादा स्टॉक होते हैं। तो आप हर स्टॉक को तो मतलब नहीं देख सकते। तो कुछ गिने चुने स्टॉक है जिसमें आप इंटरेस्टेड है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट वॉच लिस्ट होती है आप उसको एडिट कर सकते हैं। आप सेक्टर वाइज यहाँ पर वॉच लिस्ट बना सकते हैं। फर्स्ट वॉच लिस्ट को आप यहाँ पे प्रेस कीजिए एडिट में जाने के बाद, जैसे कि आप यहाँ पे IT सेक्टर सेव कीजिए। फिर सेकंड में भी जाकर आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं आपको चाहिए। यहाँ पे आप बैंकिंग दे सकते हैं। काफ़ी सारे मतलब आप सेक्टर से बैंकिंग, ऑटो, फार्मा, तो ये सभी आप नाम दे के उस सेक्टर वाइज आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी ऑटो में IT में हम नौकरी को ऐड कर देते हैं, नौकरी जो इन्फ्लुएंस बोलती है। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे ये 2 बार दिख रहा है यहाँ पे कंपनी का स्टॉक, ये NSE है और BSE। NSE और BSE दोनों एक जैसे होते हैं, मैंने इससे पहले आपको बताया है। देख सकते हो, तो मैं दिखा देता हूँ दोनों को। यहाँ पे प्लस साइन पे आप यहाँ पे दबाने के बाद ये आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अभी और ऐड होने के बाद अब ये आपको क्या करना है कि ये देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ एक 10 पैसे का डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे 60 और यहाँ पे 50, और अब बेचते समय भी कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे बेच दीजिए, एक ही होता है दोनों भी। तो अगर इसको आपको डिलीट करना है तो इसको प्रेस कीजिए और यहाँ पे डिलीट दबाने के बाद सेव कीजिए। इस तरीके से कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम इसको बाय करने के लिए इसके ऊपर प्रेस करना है। यहाँ पे नीचे दो, एक ब्लू में बाय और रेड में सेल। तो सबसे पहले बाय कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। तो बाय पे प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट आता है रेगुलर। रेगुलर में क्या होता है कि पहले हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है वो डालने के बाद जो भी क्वांटिटी आपको लेनी है 1, 2, 4, उसके बाद आपको क्या प्राइस में लेना है वो प्राइस आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अगर अभी अभी ये करंट प्राइस है उसकी, तो आपको अगर ये 800 में लेना है तो आप 800 या फिर 700 या फिर कुछ भी जो चाहिए आप 3000, जो प्राइस आप चाहिए वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद में प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि आप इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं तो वो जिस दिन आप बाय करते हैं उसी दिन आपको सेल करना पड़ता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि समझ लीजिए कि अभी ये जो प्रोडक्ट है इसका जो अभी प्राइस चल रहा है 3846। अब ये जो प्राइस चल रहा है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आपके पास कैपिटल कम है, तो इंट्राडे में आपको लीवरेज मिलता है। देखो इस तरीके से
आपको मतलब अभी इसमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, पर फिर भी अगर देख सकते तो इसमें आपको 5% जो होता है कम देना पड़ता है। तो इस तरीके से मतलब 5% एक्स्ट्रा लीवरेज मिलता है, तो आप वो बाय कर सकते हैं। तो अगर ये 4,000 का है तो आपको एक 700-800 में ये मिल जाएगा इंटरडे में। बस इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको एंड ऑफ द डे इसको क्लोज करना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। अगर आप चाहे तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पर उसके लिए आपके पास आपका फंड उतना आपके अकाउंट में होना चाहिए कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट है, इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म, मतलब CNC। तो ये हम होल्ड जो इन्वेस्टर होते हैं होल्डिंग करते, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर आज बाय करके जब चाहे उसको आप सेल कर सकते हैं, जब आपको चाहे तब, मतलब आप साल 10 साल कभी भी, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट आता है टाइप। टाइप में फर्स्ट आता है मार्केट टाइप। मार्केट मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे जो भी मार्केट अभी जो रेट चल रहा है आप उससे बाय कर लेते हैं, और लिमिट में आपको जो प्राइस से खरीदना है वो लिमिट लगाना पड़ता है। एसएल में दोस्तों सोचिए आपने इस यहाँ पे प्राइस में बाय किया है, तो 3,845 में, तो आप नीचे 3,800 का अगर आप एसएल लगा देते हैं यहाँ पे नीचे, तो क्या होगा कि अगर इस प्राइस पे अगर मार्केट मतलब इससे नीचे जाने लगता है तो वो बेच देगा। तो ये होता है एसएल। और एसएल मार्केट सेम होता है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये अगर इस प्राइस में आता है 3,100 में तो ही इसको बेचेगा। और एसएल मार्केट में क्या होता है कि अगर ये नीचे भी गया, कभी कभी क्या होता है कि ये इस प्राइस को ना आते हुए नीचे इसके नीचे चला जाता है, तो मतलब वोल्टिलिटी ज़्यादा होती है ना, तो अगर ये इसके नीचे भी चला गया ना तो ये जो भी प्राइस है उस प्राइस में उसको सेल कर देगा। तो एक मतलब ज़्यादा करके जो सेल मतलब करते हैं लोग, तो ये सेल में यूज़ करते हैं क्योंकि ये कभी कभी ट्रिगर नहीं होता है। तो उसके बाद में बताना चाहूँगा ये रहा जीटीटी। जीटीटी भी लगा सकते हैं। ये परसेंटेज वाइज होता है, आपको जो भी परसेंटेज है 10, 20, 50% स्टॉप लॉस या फिर टारगेट 10-20% वो आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये था रेगुलर ऑर्डर का। अभी बात कर लेते कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर इंटरडे वालों के लिए होता है। यहाँ पे आप जो भी एक लिमिट लगा लीजिए और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा दीजिए और स्वैप कर दीजिए और वो खरीद लेगा। बाद में एमओ ऑर्डर होता है जो आफ्टर मार्केट के बाद होता है। जब भी मार्केट खत्म होता है तब आप लगा सकते हैं दूसरे दिन के लिए। आप देख सकते हैं सुबह जब 9 बजे मार्केट ओपन होता है तो 9 से 7 बजे के अंदर जो वोल्टिलिटी होती है वो एमओ ऑर्डर की ही होती है। वह काफ़ी सारे लोग बाइंग सेलिंग चल रहा था होता रहता है। तो ये एमओ ऑर्डर का होता है। और उसके बाद में 9-8 को आपको प्री ओपनिंग दिख जाता है मार्केट में, और 9:15 से मार्केट चालू हो जाता है। तो इस तरीके से अब ये जो आइसबर्ग है, इसमें क्या होता है कि अब क्या होता है कि दोस्तों अब बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो काफ़ी क्वांटिटी में बाइंग करते हैं। तो उनके लिए ये फीचर्स है स्पेशली। क्या होता है कि आप जब बाय करते तो ब्रोकर तो उस पर इक्विटी पे कोई चार्जेस तो लेता नहीं है, पर उसके ऊपर हमें बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो सोचिए अगर 1 लाख का बाइंग कर रहे कोई प्राइस लगा के, तो आपको क्या होता है रैंडमली कहीं पे भी आपको वो मिल जाता है, बाइंग होने के बाद वो मिल जाता है, वो प्राइस कोई भी प्राइस आपको मिल जाता है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो होता है कि ये आपका वो पैसा बचाता है। अगर आपके अगर 1 लाख के पीछे 200-300 रुपये भी टैक्स बच जाता है तो वो काफ़ी बड़ी बात होती है किसी इन्वेस्टर के लिए। तो ये उनके लिए होता है। यहाँ पे लेग्स होते हैं, कितने लेग्स में आपको बाय करना है, तो वो उसको डिवाइड कर देता है और उस लेग्स में बाइंग करता है, जिससे कि आपको जो प्राइस है वही प्राइस मिले, उसके जो मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ना जाए आपकी, आपका टैक्स बचे। तो ये स्पेशली उन्हीं के लिए होता है। तो आप इसका इंटरडे या फिर लॉन्ग टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़े लोगों के लिए होता है एक्चुअली बोला जाए तो। और ऑप्शन वालों के लिए तो ये यहाँ पे 5 लॉट तो लेना पड़ता है कम से कम, तभी जाके ये आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये था आइसबर्ग का। अभी आपने ये जान लिया। बाइंग सेलिंग में भी वही होता है, सेम, कुछ अलग नहीं होता है। सेम टू सेम आप खोलोगे तो वही इंटरफेस दिखेगा, कुछ अलग नहीं, बस इसका रेड कलर हो जाएगा जो आप बेचते हुए करेंगे वही। तो नेक्स्ट इसके बाद में आप चार्ट। चार्ट के यहाँ पे आपने दबाने के बाद आपको चार्ट ओपन हो जाएगा। तो चार्ट को आपको देखना है कि कौन सा चार्ट, मतलब डे का चार्ट या फिर 5 मिनट का चार्ट, टाइम फ्रेम होता है। उस टाइम फ्रेम को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे टाइम फ्रेम है, यहाँ पे इंडिकेटर्स हर चीज़ है, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चार्ट का है।
इसके बारे में मैं आगे जाके पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। आपकी ये है क्रिएट अलर्ट। क्या होता है कि अभी आपको कभी कहीं पर आपको लगता है कि अ, ये स्टॉक इस प्राइस को अगर आ गया तो मुझे इसको मतलब मुझे अलर्ट मिले तो मैं इसको बाय करूँ, ठीक है? तो या फिर मुझे जब अलर्ट मिलता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको उस अलर्ट का नाम आप दे सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए नौकरी है, तो नौकरी में अभी तो ऑब्वियसली अभी नौकरी मैंने ओपन किया तो नौकरी ही दिखाएगा। और ग्रेटर दैन इक्वल मतलब इसके मतलब लेवल में या फिर इसके ऊपर या इसके नीचे, तो आप देख सकते हैं कि चलो लेस दैन लिख देते हैं। अभी देखो आगे अगर मार्केट 18,700, अगर इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे क्रिएट करने के बाद मुझे एक अलर्ट आ जाएगा, मुझे मेल पे आ जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप उसे बाय कर सकते हैं। तो एक अच्छा फीचर है, आपको मतलब ये एडवांस में बता दें अभी आ गया है, आपको डिसीजन लेना है, आप वो डिसीजन ले सकते हैं खरीदने का या नहीं। तो ये अलर्ट है। उसके बाद में ये है जीटीडी। जीटीडी मतलब क्या होता है कि सोच लीजिए दोस्तों कि अभी क्या होता है कि आप हमेशा तो मार्केट को नहीं दे सकते, जो खास करके जो सर्विस वाले लोग होते हैं उनके लिए इतना टाइम नहीं होता है कि वो मार्केट को देखते रहे। तो यहाँ पे आप उनको जो बाइंग करना है तो बस वो लगा देने का, वो प्राइस ट्रिगर प्राइस दोनों एक ही होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है, थोड़ा 1-2 रुपये ऊपर नीचे दबाने से थोड़ा सा अंतर होता है उसके अंदर। तो आप वहाँ पे लगा दीजिए बाई के लिए, या फिर आप सेल के लिए भी वही कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप सेल के लिए लगा सकते हैं। तो उसको बस क्रिएट कर दीजिए। वो क्रिएट होने के बाद जब भी वो उस लेवल को आएगा तो वो खुद खरीद लेगा, आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक जीटीटी का वही फ़ायदा होता है कि आपको एक बार लगा दो और मार्केट जब भी उस लेवल को आएगा तो वो बाय कर लेगा। ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से जीटीटी का था। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए मार्केट डिप्ट होता है, इसमें बिडिंग दिखता है हमें, ऑर्डर कितने, अभी मार्केट ऑफ मार्केट है, अभी मार्केट चल नहीं रहा, तो ये लाइव मार्केट में दिखाता है कि कितने ऑर्डर से कितनी क्वांटिटी, उसके बाद में सेल में कितने हैं, तो ये सब दिखाता है। उसके बाद में ओपन का हुआ था, इसका हाई कितना था उस दिन का, लो कितना है, और प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या थी, इसकी वॉल्यूम, एवरेज ट्रेड, सब ये जो डिटेल्स सब दिखते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल्स भी दिखते हैं। अगर आप फंडामेंटल्स पे क्लिक करेंगे तो फंडामेंटल खुल जाएंगी, जिसमें आपको पूरा ओवरव्यू और इवेंट्स और सही न्यूज़ हर एक बात देख सकते हैं आप। पी पीवी, ये जो मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स में एक वीडियो मतलब एक सेक्शन है, उसमें आपको मैं इसकी डिटेल्स दे चुका हूँ पूरी तरीके से। आप वो देख सकते हैं नीचे जाके, डिस्क्रिप्शन में उसकी मैंने क्लिप वाइज सभी वीडियो की जानकारी दी हुई है, तो आप देख सकते हैं ये हर चीज़। ठीक है? तो ये फंडामेंटल्स के बारे में भी मैंने वीडियो बना के रखी है। उसके बाद में आप ये इस तरीके से ये टेक्निकल में भी देख सकते हैं कि क्या किया जाए, न्यूट्रल है या स्ट्रांग बाय स्ट्रांग सेल, ये इंडिकेट करते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके हिसाब से तो कभी बाइंग नहीं करनी चाहिए, सेलिंग नहीं करनी चाहिए, आपको आपके हिसाब से करनी चाहिए। ठीक है? ये आपको इंडिकेटर शायद भी आपको मदद करते हैं बाइंग के लिए, पर मैं अपना खुद की स्टडी पे आप कोई बाइंग सेलिंग कीजिए। तो इस तरीके से ये था वॉच लिस्ट का पूरा सेक्शन। अब नेक्स्ट है ऑर्डर। देखो दोस्तों, जब आप ऑर्डर लगाते हैं तो ये ऑर्डर लगाने के बाद ये इसमें ओपन हो, इसमें आपको ऐड हो जाते हैं, और जब भी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं मतलब आप खरीद लेते हैं तो ये आपको इसमें दिख जाता है। और जो आप जीटीटी लगाते हैं तो जीटीटी इसके अंदर, और जो भी आईपीओ होते हैं, जो मैंने आईपीओ के बारे में जानकारी आपको दी हुई है, तो वो आईपीओ के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आईपीओ अपकमिंग होते हैं या सभी आईपीओ को यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? अभी ये था। उसके बाद में है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपने जो भी स्टॉक मतलब लिए हुए होल्डिंग में वो दिखेंगे, और जो करंट है मतलब उस दिन आपने बाय किए वो पोजीशन में दिखेंगे। ठीक है? तो ये दोनों आप ले देख सकते हैं यहाँ पे, होल्डिंग्स मतलब जो आपने होल्ड किए हुए। ठीक है? जो मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म वाले, और इंटरडे वाले पोजीशन में दिखेंगे। अभी नेक्स्ट टूल। टूल में क्या है, ये है बकेट्स। बकेट्स का फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों कि आप एक ही साथ कई सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बकेट्स में आप जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं डाल देता हूँ कि स्मॉल केस, स्मॉल केस वाले, स्मॉल केस डाल देता हूँ, और इसके अंदर में मैंने मुझे जितने भी
स्टॉक है 20 ऐड कर सकता हूँ मैक्सिमम। तो मैं टाटा मोटर ले लेता हूँ, टाटा मोटर। उसके बाद में मैं उसको ऐड बाय करके डाल दूंगा, जो भी प्राइस मुझे उसको बाय करना है वो लिमिट लगा दूंगा, ये यहाँ पे मुझे बाय करना है, इसको ऐड कर दूंगा। उसके बाद में मैं और जितने भी मुझे ऐड करने हैं, जैसे कि नौकरी, ये जो भी है, मुझे जो प्राइस में बाय करना है मैं प्राइस लगा दूंगा। और जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये उसी समय ये इसको खरीद लेंगे एट टाइम। तो आप एक साथ 20 स्टॉक खरीद सकते हैं। तो इसको बकेट कहते हैं। एक बकेट में कैसा होता है, हम हर चीज़ रख सकते हैं, उस तरीके से होता है। तो अब ये आपके हिसाब से आप खरीद सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं यही बताना चाहता था कि आप बाय कीजिए, आपको या सॉरी इसका इस्तेमाल इस तरीके से होता है। अभी नेक्स्ट है एस आई पीज। एस आई पी मतलब आप भी सोचिए दोस्तों कि कोई सर्विस वाला है, आप दोस्त आप मतलब पेमेंट आता है तो आपका किसी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है हर साल या सॉरी हर महीने या वीकली, जो भी हो आप उसको यहाँ पे ऐड कर दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो भी हो स्मॉल केस भी लगा सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर ऐड करने के बाद आपको कौन से डेट को चाहिए महीने के, और कितने बजे आप खरीदना चाहिए वो टाइमिंग, ये सब यहाँ पे डेट, और बाद में डेट के बाद यहाँ पे टाइम, जो टाइम को खरीदना है वो टाइम, और ये आप सब यहाँ पे सेट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर हर ये हर उस तारीख को, वीकली हो या फिर मंथली हो, उस तारीख को आपको ये खरीदता जाएगा जो आपने स्टॉक उसके अंदर ऐड किया हुआ है, ठीक है, आपके बकेट के अंदर। तो वो हर स्टॉक ये बाय करते जाएगा, समझ गए। बस आपको क्रिएट करना है, छोड़ देना है, ये बाय करते रहेगा। अभी नेक्स्ट है अलर्ट। अलर्ट को मैंने आपको तभी बताया कि कोई अलर्ट आप ऐड करते हैं तो ये इस सेक्शन में आप उसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ये लास्ट प्रोफाइल। ये आपकी प्रोफाइल है, यहाँ पे आपका फंड दिख जाता है आप ओपन करेंगे तो। इसके बाद में ऐप कोड, अगर आप आपके सिस्टम पे लॉगिन करते हैं तो आपको ऐप कोड यहाँ पे आप प्रेस करके वो आप दे सकते हैं, उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद में प्रोफाइल, प्रोफाइल में आपकी डिटेल्स रहती है। और सेटिंग्स में जो होता है आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो भी है, चार्ट सेटिंग वगैरह हर बात आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद में आप ये देखिए, ये होता है कंसोल में, मतलब आपका पोर्टफोलियो, ट्रेड बुक, प्रॉफिट एंड लॉस, जो टैक्स है, आईपीओ से, गिफ्ट स्टॉक से, फैमिली, ये सब हर चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये इनवाइट कर सकते हैं अपने दोस्तों को, ये सारे अदर फीचर्स है। इसका इस्तेमाल आप मतलब ना के बराबर करते। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, इस तरीके से आपको जीरोधा की ऐप है जिसमें आप खरीदी और बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने डिटेल्स दी वो पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट्स होता है तो मुझे नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं उसके बारे में आपको और डिटेल्स में बताऊंगा। अब हम आ गए स्टॉक सेक्शन में। अब इस स्टॉक सेक्शन में हम जानेंगे कि स्टॉक के बारे में कौन सी जो बातें होती है वो हर एक इन्वेस्टर को जानना ज़रूरी होती है। दोस्तों अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टिकर finology.in मैंने इसे ओपन किया है। आप कई सारे स्क्रीनर होते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये आपको समझने में मुझे आसान जाएगा, इस हिसाब से मैंने इसे चूज़ किया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप कोई भी जो स्टॉक हो जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, बस यहाँ पे टाइप कर दीजिए। हम लेते हैं सबसे पहले, चलो आईटीसी लेते हैं। आईटीसी काफ़ी पुराना स्टॉक है। अभी देखो दोस्तों, अभी आईटीसी है। अभी इसमें हम जो देख सकते हैं कि पहले ऊपर रहता है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ ये कंपनी का अकेले का क्या परफॉर्मेंस है ये बताती है, और अगर इसके साथ कोई और कंपनी जुड़ी होगी तो वो दोनों का वेतन बताती है। तो हमें कभी भी स्टैंड अलोन देखना है। अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे एनएससी पे इस नाम से और बीएससी पे इस नाम से है, और ये एक सिगरेट्स टोबैको की कंपनी है। तो इस तरीके से ये सेक्टर बताती है उसका। नीचे आने के बाद प्राइस समरी होता है, जिसमें आज का हाई कितना था, लो कितना था, और 52 वीक का हाई कितना था और लो कितना था, ये दिखाती है। बाद में यहाँ पे फिनस्टार होता है, इनका खुद का स्टार है क्योंकि कंपनी किस तरीके से है, जैसे कि उसकी ऑनरशिप, मालिकी कैसी है, तो स्टेबल है, वैल्यूएशन कैसा है, फेयर है, ठीक ठाक है इसका वैल्यू, और एफिशिएंसी मतलब इसका जो काम करने का कैसा परफॉर्मेंस है, तो एक्सेलेंट है। और फाइनेंशियल एवरेज है, मतलब ना बुरा है ना अच्छा है बहुत,
तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे सीधे भाषा में मतलब एक नॉर्मल जो इन्वेस्टर होते हैं उनको समझने के लिए आसान कर दिया है। अब ये देख के भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कंपनी एसेंशियल्स में कंपनी का जो मार्केट कैप है मतलब कंपनी की जो मार्केट वैल्यू क्या है ये बताती है। बाद में इंटरप्राइजेस मतलब उसका मतलब कुछ एक थोड़ा बार 19-20 का डिफरेंट होता है। इंटरप्राइजेस मतलब इंडस्ट्रियल वैल्यू कितनी होती है उसकी, और इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने ये दिखाती है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे पी दिखाती है। पी मतलब एक अर्निंग रेशियो होता है। मतलब ये जो होता है कभी भी आप स्टॉक खरीदते तो इसका 20 to 25 के बीच में अगर ये होता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। मतलब ये वैल्यूएबल मतलब एक अंडर वैल्यूड स्टॉक समझ लेना कि अगर उसके भी नीचे होता है 20 के, तो 20 या 25 के अंदर होता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर ये 20-25 के ऊपर होता है तो समझ लेना कि हम इसको जो खरीदने की जो कीमत दे रही है वो इसके मूल्य से ज़्यादा है, ऐसे समझ लेना। और ये भी इस तरीके का होता है, पर इसका और इसका अलग होता है। ये मार्केट जो कैप है इसके ऊपर डिफाइन की जाती है। तो इस तरीके से ये दोनों होते हैं जो खास करके हमें स्टॉक का वो वैल्यू ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है इसके बारे में बताते हैं। अभी ये फेस वैल्यू कुछ काम की नहीं है। ये जब कंपनी IPO लाती तब उस समय इसका यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों। तो बाद में ये डिविडेंड कितना देती है मतलब आपको अगर जब पूरा साल में अगर कंपनी के पास कुछ बैलेंस बचता है तो कंपनी एक तो उसे उसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लगा देती है या फिर उससे अपने जो शेयर होल्डर्स है उनमें बांट देती है। तो इस तरीके से इसका जो है इतना परसेंटेज इसका डिविडेंड है जो हमेशा बांटती है। बुक वैल्यू मतलब कंपनी के पास जितने भी एसेट्स है, जितनी भी चीज़ें जैसे कि मशीनरीज वगैरह जो होते हैं सब हर जगह उनकी प्रॉपर्टीज़, तो उसका बुक वैल्यू कितना है। अगर सोचिए कि अभी ये स्टॉक का जो प्राइस है ये देखिए, ये है इसकी कीमत अभी चल रही है 331। अगर इन फ्यूचर अगर कंपनी अगर डूब गई किसी वजह से तो कंपनी का जो स्टॉक है इसका प्राइस कितना हो सकता है, मतलब कितना मिलेगा जो इन्वेस्टर है तो उनको इतना मिलेगा, देख सकते हैं। तो ये उसका बुक वैल्यू है। बाद में कंपनी के पास कैश कितना बैलेंस है ये दिखाती है कंपनी अभी। उसके बाद में कर्जा कितना है इसमें डेट में दिखाती है। प्रोमोटर होल्डिंग 0 है। ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी इसलिए प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है। बाद में इसका EPS दिखाती है मतलब अर्निंग पर शेयर कितना है इसका, तो हर शेयर के पीछे 13 रुपये कमाते हैं। सेल्स ग्रोथ कैसा है ये दिखाते हैं यहाँ पे, मतलब कि सेल्स ग्रोथ कितना अच्छा है या बढ़िया, ये सब देखना है तो आपको मतलब देखिए तो कई सारे टर्म्स कंडीशन होते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज होते हैं। आपको ये मैं अगर एक ही दिन में बताने जाऊँगा ना तो नहीं समझ में आएगा। जैसे जैसे आप अपना कुछ समय देते जाएंगे अपने आप आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेगी और समझने में आसानी हो जाएंगी। जब आप उसको हर बार देखते ही रहेंगे कि क्या है तो हर बार आपको समझना है इसको। बस ज़्यादा ये नहीं करना है, सिर्फ अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, बस इसे ठीक से जान लीजिए। ये रिटर्न ऑन अर्निंग होता है कि हमें कितना अर्निंग में जिन्होंने अभी तक इन्वेस्ट किया है, जो कर रहे इन्वेस्टर्स है उनको कितना आज तक उन्हें मिला है इसके ऊपर। तो 25% उनको मिला है जिन्होंने जो कंपनी से शुरू से जुड़े हुए हैं। तो ये है इसका, ये कैपिटल पे होता है रिटर्न ऑन। जो एसेट्स होते हैं जो कंपनी के उनके ऊपर उनको कितना रिटर्न मिला है ये इसके बारे में बताती है। और प्रॉफिट ग्रोथ कितना है इसका 15.55% है। तो इस तरीके से कंपनी का फर्स्ट चैप्टर में हम कंपनी के बारे में बताते हैं हर डिटेल्स। नेक्स्ट में कंपनी का चार्ट दिखाते हैं। चार्ट में देखो यहाँ पे आप 5 साल का देख सकते हैं कैसा ग्रोथ है, मतलब ये सब ग्रीन दिख रहा है मतलब अच्छा है। 3 साल में कितना है, ऊपर की तरफ जा रहा है, 1 साल में कैसा है, तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। बाद में यहाँ पे इसका PE का कैसा चार्ट है वो भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट होता है पीयर्स में क्या होता है कि कंपनी के जो भी उसी सेक्टर के सेम जो कंपनीज होते हैं उनका कैसा परफॉर्मेंस है यहाँ पे हमें देख सकते हैं हम। उनके प्राइस क्या है स्टॉक का ये देख सकते हैं आप। देखो यहाँ पे अभी बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे, एक गुडफ्रे फिलिप्स है, VST इंडस्ट्रीज़ है, द इंडियन वुड प्रो है। ये कंपनी है जो टोबैको के जो है मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये इनका प्राइस उनकी मार्केट कैप्स के है,
उसमें इनका पीवी क्या है, पीई क्या है, ईपीएस क्या है, आरओई क्या है, और आरओसी क्या है, और पीएस क्या है, और ईवी और ईबिटडा। इसका मीनिंग होता है कि जो इंटरेस्ट वगैरह जो लगता है ना, हर चीज़ का डिप्रीशन होता है, कट होता है, जो जितना भी होता है उसके पहले की कितनी इसकी कमाई है, तो ये दिखाता है ये। ठीक है, अभी यहाँ पे आप रेशोज भी देख सकते हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो काफ़ी अच्छा है। इसका ईयर वाइज भी आपको दिखाए नीचे की तरफ। उसके बाद में कंपनी के ऊपर जीरो डेट है, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। प्राइस टू कैश रेशो अच्छा है, मतलब कैश का बैलेंस भी अच्छा है। इंटरेस्ट कवर रेशो, बाद में सीपीओ, पैट। अभी यहाँ पे आप जाएंगे तो समझ में आएगा कि ये क्या है। ये जो इसमें कंपनी का जो प्रॉफिट इनटू कैश कितना है ये दिखाती है। मतलब कंपनी ने अगर किसी को अगर कुछ समय के लिए अगर प्रोडक्ट्स मतलब उनका जो सप्लाई दिया है, और उनका सप्लाई देने के बाद उनका जो पेमेंट है वो रेशियो कैसा है, तो हमें यहाँ पे दिखता है वो पैट में या सीपीओ में। ठीक है, तो जैसे आप समझते हैं आपका किराना का दुकान है और आपने अपने गांव में किसी को भी जितने भी लोगों को 10 लोगों को अपनी उधारी पे माल दिया, तो उसमें से कितने लोगों ने वो पैसा टाइम पे दिया, तो ये वो दिखाता है। तो इस तरीके से ये रहता है सीपीओ और पैट। अभी नेक्स्ट में शेयर होल्डिंग किसकी कितनी है ये दिखाते हैं। डीआई मतलब जो डोमेस्टिक होते हैं इंस्टीट्यूशनल, उनका कितना है जो भारत के होते हैं, और बाद में ये पब्लिक ने कितने किया है परसेंटेज दिखाते हैं। एफआई जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनके कितना है, और प्रोमोटर तो अदर्स जीरो है। और उसके बाद उसमें रिजल्ट दिखाते, क्वार्टरली रिजल्ट बताते। अभी इस रिजल्ट में जो होता है हर 3 महीने का जो रिजल्ट होता है वो हमें दिखाया जाता है। प्रॉफिट और लॉस हम देख सकते हैं इसके अंदर कितना है, क्या है कंपनी का, किस तरीके से। देखो दोस्तों, ये जो है एक आप समझना काफ़ी आसान नहीं है। इसके लिए आपको काफ़ी सारा स्टडी करना पड़ता है। अगर एक अगर पॉइंट को अगर मैं बताने चाहूँगा तो आप काफ़ी सारा समय चला जाएगा। आपको सिर्फ इतना जानना है कि अभी मतलब मार्केट का जो भी स्टॉक है, जितने भी मार्केट में लिस्टेड, उन स्टॉक के अंदर हमें किस तरीके से स्टॉक के जो डिटेल्स निकालनी है। तो ये यहाँ पे हम प्रॉफिट और लॉस का जो है पूरी तरीके से जानकारी यहाँ निकाल सकते हैं। उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, मतलब चलाने का उसका खर्चा कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, कितना खर्चा आता है उसके अंदर, नेट सेल्स कितना होता है, अदर इनकम कितनी आती है, या इंटरेस्ट। अदर इनकम मतलब उनके कई सारे स्टॉक में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए होते हैं, तो वहाँ से कितनी इनकम आती है। तो ये डिप्रिसिएशन क्या होता है, कितना कटौती होती है, हर एक चीज़ यहाँ पे बताई जाती है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। आपको अगर आप कॉमर्स फील्ड से, तो ये जानना आपको काफ़ी आसान हो जाएगा, नहीं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद में है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, उसमें लायबिलिटीज़ होती है जो मतलब कुछ काम की नहीं, उससे हमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है, ऐसी चीज़ें होती है। और एसेट होते हैं जिनके हमको कितना पैसा मिल सकता है, तो मतलब उसमें से हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये सब हर बात दिखाते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट कैश फ्लो, कंपनी के अंदर किस तरीके से टर्नओवर चल रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, हर बात यहाँ पे बताई जाएगी। उसके बाद होता है कॉर्पोरेट एक्शन होता है। कॉर्पोरेट एक्शन मतलब यहाँ पे हमें हर बात पता जाता है कि अभी ये स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, मतलब ये अगर इसका 300 का स्टॉक है तो ये अभी 150 का होने वाला है, या जो उसमें से भी आधा 75 का होने वाला है। ये सब स्प्लिट होने वाले की चीज़ें हर बताते हैं। डिविडेंड बताता है, बोनस बताता है, कुछ राइट्स बताते हैं, ये स्प्लिट बताते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पे हमें कॉर्पोरेट एक्शंस में मिलती है, उनकी जानकारी, उनकी पूरी जानकारी यहाँ पे मिलती है कि कंपनी अभी फ़िलहाल क्या कर रही है और उनका क्या चल रहा है कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे उन्हें यहाँ पे हर बात आपको बतानी पड़ती है, क्योंकि आपको ये आपका राइट होता है। उसके बाद होता है इन्वेस्टर्स मतलब यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला या फिर कई सारे होते हैं, दमानी वगैरह, जितना भी है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, तो उनके इन्वेस्टमेंट है क्या नहीं यहाँ पे आपको दिखाई जाती है। अभी यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब है नहीं किसकी, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये था। और बाद में लास्ट में आते हैं डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, इसमें दिखाई जाता है कि उनका जो एनुअल रिपोर्ट्स होता है
या फिर रेटिंग और रिसर्च रिपोर्ट होता है, कंपनी के प्रेजेंटेशन होते हैं, ये सब यहाँ पे मिल जाता है आपको। और न्यूज़ होता है उस कंपनी के रिलेटेड, वो न्यूज़ भी आप यहाँ पे पूरी जानकारी न्यूज़ के बारे में ले सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे भी बताया है, देखो भी क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब इसका अर्निंग रेशियो क्या है। यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट ROA मतलब क्या होता है, करंट रेशियो हो कहता है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना मिलता है उसको ROE मिलता है। उसके बाद में डेट टू इक्विटी रेशियोज, और वो कैसा होना चाहिए, सेल्स ग्रोथ, हर एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी बारीकी से आपको लास्ट में एक्सप्लेन की हुई है, तब वहाँ पे भी ये जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो डिटेल्स बताई है ये आपके काम में आने वाली है। और अगर आपको और कंपनियों के बारे में रिसर्च कीजिए और उनके बारे में जानिए, और जितना हो सके उतना समय दीजिए। अगर आप अपना जो हार्ड मनी है किसी स्टॉक में लगाना जा रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी कि हर कंपनी के बारे में जानना, वो कंपनी फाइनेंशियल कैसी है और उसका विजन कैसा है। तो ये हर बातें यहाँ पे आपको मिल सकती है, अब बस वहाँ पे जाके आपको देख लेना है। अभी हम आए हैं चार्ट सेक्शन में। अब यहाँ पे हम चार्ट के बारे में हर एक जानकारी लेंगे जो हमें ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं अभी देख सकते हैं आप स्क्रीन पे ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट है। आप अपना ब्रोकर का चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब में एक ही जैसी जानकारी होती है। देखो पहले हम ये जान लेते हैं चार्ट की ज़रूरत क्यों होती है। कि दोस्तों क्या होता है कि अगर एक नए इन्वेस्टर है या फिर ट्रेडर है, और आपको अगर किसी भी चीज़ को अगर जानकारी लेना है तो हमें डेटा की ज़रूरत होती है। और जो डेटा है वो प्रोवाइड करता है चार्ट जो होता है, जो सालों से जब से मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई तब से लेके आज तक का हर एक डेटा आप चार्ट पूरी तरीके से बताता है। कोई भी स्टॉक हो, अगर आपको चार्ट एनालिसिस करना आ गया तो आपको उसके जो फंडामेंटल्स या इंटरनल जो भी न्यूज़ है उसके बारे में जानने की भी ज़रूरत नहीं। बस आप चार्ट देख के समझ जाओगे कि कुछ तो इंटरनल चल रहा है, जिसकी वजह से DIO या FIO बाहर निकल रहे, अपनी पोजीशन कम कर रहे। ये सिर्फ चार्ट देखकर भी हमें पता चल सकता है। तो चार्ट का जो इम्पोर्टेंट काफ़ी सारा है दोस्तों। हर पूरा मतलब स्टॉक मार्केट है वो चार्ट के बेस पे ही चलता है, तो इसे लाइटली मत लीजिए, इसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दीजिए। अदर जो एस्पेक्ट्स है वो भी इम्पोर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। चलो जान लेते स्टेप बाय स्टेप हर एक बात। सबसे पहले हम जाएंगे, ये देखो दोस्तों, अभी ये एक निफ्टी का चार्ट है। कई सारे स्टॉक्स है, आप किसी भी स्टॉक्स में मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो सभी के लिए एक जैसी होगी, कुछ अलग नहीं होगा उसमें। तो अभी हम इंडेक्स के चार्ट पे, अभी जब हम जाएंगे सबसे पहले होता है टाइम फ्रेम। देखो दोस्तों क्या होता है, अभी जो टाइम है हम सबको पता है, सेकेंड, मिनट, आवर्स, डेज, इसमें ऐसा बटा हुआ रहता है। तो आप सेकंड में जो होता है, इतना आज तक कोई मतलब इतना जीनियस ट्रेडर ने बनाए या फिर इन्वेस्टर ने बनाए जो सेकंड के चार्ट पे सेटअप बनाता हो। ज़्यादा करके जो होते हैं इंट्राडे वाले वो मिनट्स में करते हैं, और मिनट्स में भी जो 5 मिनट्स है वो एक स्टैंडर्ड टाइम है जहाँ पे हमें ठीक तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं और चार्ट का बनाकर उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो 5 मिनट का होता है, कुछ 50 मिनट्स पे करते, कुछ 30 मिनट्स पे करते, कोई 45 मिनट्स पे करते। तो ये सब डिफरेंट है, आपको किस तरीके का मतलब टाइम फ्रेम आपके लिए फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट जो है आवर्स। देखो आवर्स में जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए होता है कि स्विंग ट्रेडिंग में कैसे किए जाते हैं। मतलब क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं आज खरीदते, दूसरे दिन या तीसरे दिन जो उनका टारगेट पे जब वो जाता है तब उसे बेचते। तो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए आवर्स का चार्ट ज़्यादा करके इस्तेमाल किया जाता है। और डे का जो चार्ट होता है वो इन्वेस्टर के लिए होता है। डे में वीक आता है, मंथ आता है, 3 मंथ के तो कोई जाता नहीं इतना दूर तक, पर मैक्सिमम जो होता है डे और वीक और मंथ, ये तीनों का इस्तेमाल होता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए, जो बड़े बड़े मतलब ब्रोकर्स हाउस होते हैं इनके मतलब म्यूचुअल फंड वाले, ये सब इन डे का, वीक का और मंथ का इनका एनालिसिस ज़्यादा करते, उनके हिसाब से वो अपनी पोजीशन को डिसाइड करते।
तो अभी ये हो गया टाइम फ्रेम। तो अब मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। चलो 5 मिनट ले लेते। अब देखो ये 5 मिनट का चार्ट है, इंट्राडे वालों के लिए किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें कई सारी बातें होती है सीखने जैसी, मैं पूरी तो कवर नहीं कर सकता पर नॉर्मल बातें मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, कभी भी इंट्राडे वाले क्या करते हैं, अभी आपको क्या करना है मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहला हाई कहाँ पे, ये ढूंढना है। देखो ये था सबसे पहले का हाई, ठीक है। तो जब भी आपको क्या करना है, ये जब ऐसा हाई बनाता है फर्स्ट हाई, तो आपको सेकंड जो हाई होता है उसको इससे मिलाना होता है। ये रहा सेकंड हाई, ठीक है, आप देख सकते हैं सेकंड हाई। और जब भी मार्केट इस लेवल को आता है तब आपको पुट बाय करना है। कॉल पुट के बारे में मतलब मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि अभी जो ऑप्शन जो सेक्शन है उसमें मैं इसके बारे में क्लियर बता दूंगा। तो आप इंडेक्स में कॉल या पुट बाय कर सकते हैं। और अगर इसमें इंटरडे में माफ़ी चाहूँगा, स्टॉक में अगर इक्विटी में अगर ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे नीचे की तरफ बाय करके ये आपका टारगेट रह सकता है हर बार। बस आपको नीचे की तरफ बाय करना है और इस लेवल को सेल करना है। जब भी जो लो होगा उस लो को बाय कीजिए और यहाँ पे सेल कीजिए, लो को बाय कीजिए वहाँ पे सेल कीजिए। मतलब ये आपका टारगेट रहेगा। इस तरीके से जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए, बाइंग करते हैं और सेलिंग करने वालों के लिए यहाँ पे रहेगा टारगेट। जो यहाँ बेचेंगे और नीचे का लो है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो इस तरीके से इंट्राडे वाले ट्रेडिंग करते हैं। अभी मैंने ये रैंडमली आपको ट्रेड लाइन बना के दी है। इसके लिए आपको काफ़ी सारा स्टडी करना पड़ता है, हर रोज़ मार्केट को देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, जिससे आपको पता चलता है कि एग्जैक्ट मार्केट किस दिशा में जा रहा है। अभी इसके बाद में जो 2 आवर्स है इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। स्विंग ट्रेडर के लिए किस तरीके से रहता है। अभी देखो 2 आवर्स में क्या रहता है कि जो लो होता है सबसे पहले लो, उस लो को कंसिडर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लाइन बना ली है। जब ये लो तोड़ेगा तो आपको क्या करना है, जब ये लो क्या आएगा इस लो को, तो आप यहाँ पे बाय करेंगे और आपका टारगेट जो रहेगा, जो फर्स्ट हाई है ये आपका टारगेट रहेगा। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा, हाँ सही बात। तो आप इस तरीके से यहाँ से ट्रेड सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे बाय करेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर इसके नीचे आता है मार्केट, जब भी हमारा जो लेवल होगा उस लेवल के यहाँ पे अगर जब भी बॉडी बनाता है तो वहाँ पे आपको एग्जिट हो जाना है। हमेशा अगर वीक बनता है तो कोई बात नहीं, पर अगर बॉडी बनाता है तो समझ लेना कि मार्केट में नीचे की तरफ मूवमेंट आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, तो वहाँ पे एग्जिट होने में भलाई होती है। तो तब तक आप ट्रेड कभी मत कीजिए जब अगर आपकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो वहाँ पे अगर बॉडी बन रही होगी तो वहाँ पे आप ट्रेड मत कीजिए। ये मेरी आपके लिए सलाह रहेंगी, हमेशा के लिए याद रखिए, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो ये था इस तरीके से। तो अभी क्या करना है आपको कि इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते थे 2 आवर्स में। देखो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, वो 2 आवर्स पे करते, तो आपको यही ऐसा कुछ देखना होता है। हर बार जो हाई लो उससे लगाना पड़ता है कि यहाँ पे हाई था पहले और फिर ये था यहाँ पे लो। देखो जैसे मार्केट ने यहाँ पे ये लेवल तोड़ी, देखो बॉडी बना दी। बॉडी बनाने के बाद मैंने क्या बोला कि मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ चला गया और दोबारा जब यहाँ पे आया और तब जिन्होंने बाय किया तब देखिए यहाँ से फिर भी यहाँ पे बॉडी बना दे दी। तो कोई बात नहीं, जिस दिन बॉडी बनाए उसी दिन ऊपर की तरफ मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। तो मतलब आप लॉस में नहीं रहे, अंत तक आप फायदे में रहे। यहाँ पे बाय करके आप यहाँ तक तो आए, बाद में दोबारा इस तरीके से ट्रेड देते हुए मार्केट नीचे आया और फिर दोबारा इसी लेवल पे क्लोजिंग दी थी और फिर बाद में नीचे की तरफ गया। तो अभी क्या करेगा, इसी लेवल पे आके दोबारा नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे होगी सेलिंग, जो जिन्होंने बाय किया यहाँ पे सेल करेंगे और जो बेचना चाहते तो वो यहाँ से पुट सेल कर सकते हैं। ऑप्शंस और स्टॉक अलग अलग चीज़ें, इसके बारे में आगे बताऊंगा। जो न्यू मतलब बिगनर्स है उनके लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर माफ़ी चाहूँगा, आपको समझना पड़ेगा ये बातें। धीरे धीरे आप हर बात समझ जाओगे समय के साथ। तो इस तरीके से ये था डे का। अभी डे के इस पे जाएंगे। डे के इस पे क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लो है, बस ये लो इसको पकड़ लेना और जैसे यहाँ पे मार्केट आता है
हमें देखना पड़ता है कि मार्केट जो जहाँ नीचे की जो कैंडल है उस कैंडल को इस तरीके से। तो आपको जब भी बाइंग करना है तो मार्केट जहाँ से बड़ा है उसकी जो कैंडल है उसके ऊपर से आपको बाइंग करना है। देखो यहाँ पे बाय किया और आखिर तक मतलब मार्केट में जो है कब से 4 दिन तक वहीं पे बना रहा था मार्केट, और आपको कई बार निकालने का यहाँ पे चांस मिला था। जो भी पोजिशनल ट्रेडर्स होते वो यहाँ पे बाय करके यहाँ से निकल सकते थे, क्योंकि दूसरे दिन मार्केट ने इसके ऊपर बॉडी ने बनाई और दूसरे यहाँ पे बॉडी नीचे बनने के बाद मार्केट ने बता दिया कि मुझे नीचे जाना है, तो तभी तुरंत एग्जिट हो जाना था। तो इस तरीके से भी मतलब हम डे पोजिशनल ट्रेडिंग जो होते हैं ना स्विंग ट्रेडर्स वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस तरीके से वीक के बारे में। तो वीक का जो होता है ये काफ़ी बेहतर होता है हर एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि क्या होता है वीक में जो कैंडल बनती है जैसे कि ये कैंडल और ये कैंडल, जब वीक की कैंडल जो होती है माफी चाहूँगा, देखो ये फर्स्ट कैंडल ये जो बनी थी इससे पहले, देखो अब ये कैंडल यहाँ नीचे बॉडी बना दी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जब बाय करना है तो आप क्या खरीदेंगे, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है या फिर यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप मतलब पोजीशन ले सकते हैं वीकली भी, मतलब वीकली चार्ट भी काफ़ी सारा मदद करता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो आप अगर पोजिशनल ट्रेडर्स है तो ये बातें उनके लिए काफ़ी कॉमन होती है। अभी हमने सीख लिया अभी ये चार्ट जो वीक का, मंथ का तो यूज़ कोई करता नहीं है, तो आप मत ही कीजिए। अगर आप बड़े इन्वेस्टर से बहुत मतलब हमेशा के लिए इन्वेस्टमेंट करते तो उनके लिए ये होता है कि जब भी मंथ का आता है इस तरीके से, अगर इसके नीचे अगर बॉडी बनाती है, अभी मंथ ख़त्म नहीं हुआ है, आपको वेट करना है। अगर यहाँ पे अगर इसके नीचे बॉडी बनती है तो समझ लेना कि मार्केट अभी जो है नीचे की तरफ मूवमेंट देने वाला है। तो आपको क्या करना होता है कि आपकी जो पोजीशन है आप वहाँ पे हल्की कर सकते हैं थोड़ी सी, अगर आप प्रॉफिट में हो तो। और अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद जो कैंडल ये जो कैंडल है, इस कैंडल के फर्स्ट कैंडल के पास यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, उसको ऐड ऑन कर सकते हैं और दोबारा जो आपने एडिशनल मनी इसके अंदर ऐड किया है, इन्वेस्ट किया है, वो आप ऊपर जाने के बाद दोबारा उसको निकाल सकते हैं, जिससे कि आपको जो एवरेज प्राइस मिलेंगी वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो इस तरीके से मंथली ट्रेडर के लिए हम मतलब मंथली जो इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर, वो मंथली टाइम फ्रेम पे इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको हर जो बात बता रहा हूँ उसमें से अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, काफ़ी फास्ट जा रहा हूँ मुझे पता है, जो नए सीखने वाले होते हैं उनके लिए ये बातें, मतलब मेरे के लिए ये बातें काफ़ी नॉर्मल है, पर उनके लिए ये काफ़ी समझने में डिफ़िकल्ट है। पर फिर भी आप धीरे धीरे ये बातें समझ जाओगे जैसे जैसे आप हर दिन ये जो चीज़ें आप यूज़ में लाते रह जाओगे तो आपको ये बातें आराम से समझ आएंगी। तो आप समझ गए दोस्तों, इस तरीके से हमने टाइम फ्रेम के जो है जान लिया है कौन सा टाइम फ्रेम किसके मतलब किस इस पे हम ले सकते हैं, इंटरडे वालों के लिए, स्विंग वालों के लिए और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर उनके लिए। इस तरीके से अब नेक्स्ट है कैंडल। अभी कैंडल में काफ़ी सारे हॉलो कैंडल्स, लाइंस, एरिया, बेस लाइन, हाइलो, फिबोनाची, रिंको, ये ऐसे ये दुनिया भर के कैंडल्स, ये सब फीचर्स है, इनका कोई भी यूज़ नहीं होता है और इनका गलती से भी यूज़ मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये कुछ काम के नहीं है। बिना वजह आपको कैसा होता है कि अगर आप रेगुलर कैंडल है इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको एटलीस्ट समझ में आता है कि मार्केट ने ओपनिंग कहाँ दी थी, क्लोजिंग कहाँ दी थी, और बाद में मार्केट के अंदर के जो उतार चढ़ाव मतलब वॉलिटिलिटी है, वो हर एक बात हमें ये जो रेगुलर कैंडल है बता दी थी। अगर आप वो कैंडल्स लेंगे तो वो आपको वो मतलब आपके लिए काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी। तो इस वजह से मैं अवॉइड करने को ही सजेशन दूंगा। ठीक है, अभी इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं। अभी इंडिकेटर में तो मैं तो बोलूँगा इंडिकेटर इस्तेमाल ही मत कीजिए। क्या होता है दोस्तों कि इंडिकेटर क्या होते हैं, एक लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। लैगिंग मतलब जैसे जैसे मार्केट चलता है वैसे वो बनते जाते हैं, तो हमें वो बातें मतलब हम क्या होता है, जो बड़े बड़े बायर्स होते हैं जब उनका टाइम होता है प्रॉफिट बुकिंग करने का तब हम एंट्री कर लेते हैं उसके अंदर, तो हम वहाँ पे लटक जाते हैं। ये ऐसा होता है। जब मैं शुरुआती दिनों में मैं काफ़ी सारे इंडिकेटर का इस्तेमाल करता था और इसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे दिक्कतों का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ा, मैंने काफ़ी सारा लॉस बियर किया है।
तो यही बात आपके साथ ना हो, इसलिए मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप गलती से भी इंडिकेटर का इस्तेमाल मत कीजिए। चाहे तो आप अपने नॉलेज के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले 2-3 इंडिकेटर के बारे में आपको बता देता हूँ। एक है मूविंग एवरेज, इसका इस्तेमाल काफ़ी लोग करते हैं। देखो अभी मूविंग एवरेज जो होता है, इसकी सेटिंग में जाएंगे तो रेगुलर जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब डे के चार्ट पे इसका इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी बेहतर रहता है। इसका मतलब आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो डे के चार्ट पे। तो इसमें क्या होता है कि जो लास्ट जो आप जितना भी इसका लेंथ डालेंगे, तो 10 डालेंगे तो 10 दिन का एवरेज दिखाएगा, जो भी हाई लो है उसका। 20 दिन डालूंगे तो 20 दिन का दिखेगा। तो ये देखो मैंने 20 दिन का डाल दिया, 20 डेज़ का। तो अभी देखो जब भी आप यहाँ पे आता है तो आप यहाँ पे उसको बाय कर सकते हैं। आने के बाद देखो यहाँ पे मतलब नीचे की तरफ चला गया था, पर एक मोमेंट दी आपको, मतलब इस तरीके से ये काम करता है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये इनका यूज़ मत कीजिए, इनके भरोसे मत रहिए, ये काफ़ी गलत होते हैं। और 100 डेज़ का देखते कहाँ पे आता है, ये देखिए 100 डेज़ का। अभी देखो मार्केट जो है 100 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर है। उसके बाद में आता है 200 डेज़ का। 200 डेज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा करके, देख लेते वो कहाँ तक आता है। ये देखिए यहाँ पे 200 डेज़ का आता है। तो अभी देखना है कि मार्केट अगर इस लेवल को आता है, इस लेवल को टच करता है तो काफ़ी बड़ा उछाल आता है। 200 डेज़ का याद रखिए, 200 डेज़ के मूविंग एवरेज पे हमेशा मतलब जो भी बाइंग करता है उसको बहुत बड़ी मूवमेंट मिलती है, इतनी बड़ी कि शायद मैं बोलता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी ट्राई कीजिए 200 डेज़ की मूविंग एवरेज पे आने के बाद बाइंग कीजिए, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगी। और जो इंट्राडे वाले हैं उनके लिए तो मैं बोलूँगा मूविंग एवरेज के चक्कर में पड़िए मत, डे के इस पे मतलब ये काम करता है। और एक इंडिकेटर है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हो गया मूविंग एवरेज। RSI बोल के एक इंडिकेटर है, उसको रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते देखते RSI, हाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं। ये भी काम का है, पर ये भी डे पे काम पे आता है। कैसे, तो मैं दिखा देता आपको। ये देखिए इस तरीके का रहता है। तो इसका इस्तेमाल इसे हम कैसे कर सकते हैं कि जब भी ये जो ऊपर का जो लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर आता है तो समझ लेना कि अभी मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, मतलब बहुत बहुत मतलब उसकी वैल्यू अभी उसके हद के बाद चली गई है। तो अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है। बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर कोई भी हो जिनको चार्ट का नॉलेज अच्छा है, वो यहाँ से सेलिंग करना शुरू करते हैं। इस लेवल को टच करते ऊपर की तरफ उनका सेल करना शुरू हो जाता है। और जो नीचे का रहता है, नीचे का अगर यहाँ ये लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर मतलब यहाँ से सेलिंग चालू हो जाती है। और यहाँ पे पोजीशन हमेशा कभी भी याद रखना, जब भी मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड के ये जो नीचे लेवल है ऊपर नीचे इसके अंदर इसके ऊपर या इसके नीचे होगा, तो आपको पोजीशन बहुत संभल के लेनी है। गलती से भी ज़्यादा पोजीशन नहीं लेना है, ज़्यादा से मतलब बाइंग नहीं करनी है। अगर एक बार यहाँ से नीचे आने लगा, देख लीजिए आप क्या हुआ। यहाँ से जब भी नीचे आया तब देख लीजिए क्या हुआ है। देखो यहाँ से ये था, ये यहाँ तक नीचे आया। तो ऐसा होता है, काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाती है अगर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में अगर बाइंग करते, दोबारा मार्केट वहाँ जाने की चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ संभल के रहिए। ये भी डे पे ही काम करता है, तो डे पे ही इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो ये एक इंडिकेटर है। देखा जाए तो दोस्तों काफ़ी सारे इंडिकेटर्स है, इतने इंडिकेटर्स है कि आपको मैं अगर बताने जाऊँगा तो पूरा दिन कम कीजिएगा, मतलब पूरा दिन चला जाएगा, फिर इंडिकेटर ख़त्म नहीं होंगे। तो इस तरीके से अगर आप कोई इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। जितने इंडिकेटर्स के बारे में आप डिटेल्स लेना चाहते हैं मुझसे, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा हर एक बात। तो दोस्तों ये था, इस तरीके से चार्ट था, काफ़ी आसान था। और इसमें आपको मैं एक छोटी बात बताना चाहूँगा कि ट्रेड कैसे किया जाता है। देखो दोस्तों, आपको पैटर्न समझने पड़ते हैं किस तरीके के होते हैं। जैसे कि अभी देखो ये जो पैटर्न है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एम पैटर्न है, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, ठीक है, ऐसा एम पैटर्न। उसके बाद में ये डब्ल्यू पैटर्न है। अभी ये जो चल रहा है करंट, ये हाई लो पैटर्न है। यहाँ पे हाई किया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर एक नीचे आया, लो किया, फिर इसने हाई ने ब्रेक किया।
ये लो करके इसका जो लो है इसे ब्रेक कर दिया, इसे देखिए इसे ब्रेक कर दीजिए, मतलब अभी हो क्या हाई लो पैटर्न। तो इस तरीके से पैटर्न पहचानने पड़ते हैं और उसके तरफ उसी हिसाब से हमें ट्रेड करने पड़ते हैं। तो पैटर्न में कई सारे हेड एंड शोल्डर है। पैटर्न के बारे में अगर आपको और डिटेल्स में जानना है तो आप मुझे इसके बारे में बता दीजिए, मैं उस पर ऊपर भी एक वीडियो बना कर लूँगा, जिससे आपको कोई भी पैटर्न के बारे में, कोई भी पैटर्न बनता है, फॉर्म होता है, तो आपको तुरंत इमीडिएटली उसके बारे में आपको पता चलेगा और उसके हिसाब से आप ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये था पूरी तरीके से मैंने आपको बताया। ये चार्ट का एनालिसिस है, काफ़ी जल्दबाजी में और मैंने आपको बताया हर बात, पर कोशिश कीजिए दोस्तों कि ये जो बातें मैंने आपको बताई है इसको एक बार नहीं तो बार बार देख के उसे समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए ट्रेडिंग काफ़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में। फ्यूचर्स में जो होता है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप देख सकते हैं अभी मैं मेरे अकाउंट के ऊपर हूँ जीरोधा के। अभी आपको क्या करना है कि देखिए दोस्तों कि अभी अगर फ्यूचर खरीदना है तो सबसे पहले आपको मैं इंडेक्स में ही दिखाऊंगा, क्योंकि इंडेक्स काफ़ी आसान रहेगा आपको समझने में। आप स्टॉक में भी देख सकते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। उसके आगे FUT लिखा होता है, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो अभी जब मैं जनवरी का फ्यूचर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि अभी मार्केट जो है 17,800 को है, ठीक है, इस लेवल को है। तो फ्यूचर को क्या लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ में मार्केट जो है इस लेवल को जाएगा, ठीक है, 17,993। तो आप अगर जब इसको बाय करेंगे, खरीद लेंगे, तो आपको इतना इसको मार्जिन रिक्वायर्ड है, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है तो जितना ये ऊपर जाएगा उतना आपको पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से होता है फ्यूचर। और बेचने वाला मतलब क्या होता है, आप खरीद रहे। दूसरा एक होता है जिसको लगता है कि ये मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा अगले महीने, तो वो सेल करता है। तो सेल करने वाले को लगेंगे इतना मार्जिन। और अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको क्या करना है, मतलब अगर इसके नीचे रहता है तो जो बायर होता है, जिसने बाय किया है, उसका उतना लॉस होता है जितना सेल करने वाले को प्रॉफिट मिलता है। तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है बेचने वाले के और खरीदने के वाले के बीच में, जिसमें क्या होता है कि प्रेडिक्शन किया जाता है कि इस लेवल को जाएगा मार्केट नेक्स्ट मंथ, और इसके ऊपर जाएगा तो जो बेचा है उसको समझ आऊँगा, जो खरीदा है उसको उतना प्रॉफिट होता है। और इसके नीचे रहता है तो जिसने सेल किया है, बेचा है, उसको फ़ायदा होता है। बस यही होता है फ्यूचर, कुछ नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन के बारे में। जानने से पहले आपको बता दूं कि ऑप्शन में जो है आपको जो लेवल होती है, जैसे कि निफ्टी है, इसका मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा समझ में आ जाएगा क्या होता है। ये जो लेवल होते हैं, हर एक 50 पॉइंट जो होता है निफ्टी का, जो समझ लीजिए कि अभी ये 17,000 चल रहा है, तो 17,015, 17,100, जो हर एक जो प्राइस होता है, मतलब उसकी जो लेवल होती है, उसे स्ट्राइक कहा जाता है, ठीक है। वो स्ट्राइक होता है उसका मतलब उस लेवल को मार्केट जाएगा, ऐसा सबको लगता है। तो इस तरीके से स्ट्राइक उसे कहा जाता है। और हर एक स्टॉक में भी इसी तरीके से स्ट्राइक होती है, जो उसका चार्ट होता है इसके हिसाब से वो बनती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप समझ लीजिए कि अभी मार्केट जो है 17,800 पे चल रहा है। तो हमें लगता है कि अभी देखो ये यहाँ पे ऑप्शन में जो होता है, फ्यूचर में तो कैसा होता है, मंथली होता है, 1, 2, 3 महीने का, पर ऑप्शन में होता है वीकली भी होता है। तो आप कैसे कर देंगे? तो जैसे दोस्तों देखिए, आपको लगता है कि अगर ऑप्शन जो है 17,800 का हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है वीकली। तो वीकली में क्या होता है कि अभी देख सकते दोस्तों, ये अभी मंथ एंडिंग चल रहा है, तो इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे वीकली का ना देते हुए जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है उनके अंदर ही उन्हें मिला दिया है। तो ठीक है, तो ये है आपको, मतलब ये अभी मंथली आपको लग रहे हैं, पर ये दोनों भी है, वीकली के, और जब आखिरी महीने का जब लास्ट वीकेंड होता है तो वो मंथली और वीकली को एक ही बना देते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो समझ लीजिए कि अभी इस वीक को जानते हैं, नेक्स्ट वीक देखो दोस्तों, आपके नेक्स्ट वीक में आपको लगता है कि मार्केट जो है 18,800 के ऊपर ही रहेगा,
तो आप यहाँ पे खरीद लेते हैं 17,800, माफ़ी चाहूँगा 17,800। और यहाँ पे आपको लगता है, किसी को लगता है कि नहीं 17,800 के नीचे रहेगा नेक्स्ट वीक मार्केट, तो ये यहाँ पे इसकी खरीद लेता है। ये हो गया वीकली। अभी मंथली में क्या होता है, ये रहा मंथली ऊपर की तरफ। मंथली में जिसको लगता है कि 17,800 के ऊपर जाएगा मार्केट, वो कॉल खरीदेगा, और जिसको लगता है कि 17,800 के नीचे जाने वाला मार्केट रहेगा तो वो पुट खरीदेगा। चल देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ऊपर की तरफ मैंने वीकली ऐड किए हुए ये दोनों पुट। कॉल क्या होता है कि मार्केट अगर ऊपर जाने वाला होता है तो उसे कॉल कहते हैं, और पुट क्या होता है कि मार्केट नीचे जाने वाला होता है तो उसे पुट कहते हैं। याद रखिए, कॉल और पुट के अंदर का ये डिफरेंस है। और वीकली में क्या होता है, ये एक टाइम लाइन होता है आपके लिए, जहाँ पे आपको समझना पड़ता है कि इस वीक के अंदर ही अब उसके अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको वो वैलिड रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेगा। तो आप भी देखिए, आप यहाँ पे अगर इसको कॉल खरीदने जाते हैं तो इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका लॉट साइज होता है, लॉट मतलब एक स्पेसिफिक होता है, उतने ही लॉट आप खरीद सकते हैं। 50 लॉट का आपको इतना मिलेगा। अगर आप लॉट बढ़ाना चाहते हैं तो उसको 100 कर सकते हैं, तो उसके अमाउंट डबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप खरीद सकते हैं जितने चाहिए उतने लॉट्स। और बेचते वक्त भी आप उनको इससे बेच सकते हैं, 50 से बेच सकते हैं, या फिर एक साथ सभी को बेच सकते हैं। तो ये तरीके इसको होते हैं बाइंग। और कुछ लोग होते हैं कि कॉल को बेचते भी हैं, ठीक है। तो बेचने वाले, जैसे मैंने फ्यूचर में बताया ना, वही होता है सेम, कुछ मतलब वैसा ही होता है। अब यहाँ पे इसको सेल करते हैं तो इसके अगर कॉल का जो है, जो बेचने वाला होता है, जिसका जितना फ़ायदा उतना सामने वाले का उतना नुकसान होता है। तो यही होता है जो फ्यूचर में होता है, वही ऑप्शंस में भी होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पे जो होता है टाइम डिके होता है। तो टाइम डिके मतलब क्या होता है कि सोचिए दोस्तों कि आपने आज जो बाय किया है ये कॉल 13,000 में, जितना समय मार्केट वहीं पे बने रहेगा ना, उतना इसका टाइम डिके होता है। मतलब प्रीमियम उसका कम होते जाता है जैसे क्योंकि उसके अंदर के जो बायर होते हैं वो मतलब कम होते जाते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक का जो होता है उसको खरीदने के लोग सोचते हैं, और ये जो वीक है इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहता, तो उसका प्रीमियम कम होते जाता है। और वो जो प्रीमियम कम होता है, जो बेचने वाला होता है उसको उसका फ़ायदा होता है। जो बेचता है इसको, वो जितना प्रीमियम डिकेंगे होगा, मतलब जितना प्राइस कम होगा उतना बेचने वाला है उसको मिलेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, मैं दोबारा एक बार आपको समझा देता हूँ। समझ लीजिए आपने ये बाय किया है 13,000 को आज, ठीक है, और कल को इसी लेवल को आपको इसकी प्राइस जो मिलेंगी 12,000। तो ये जो बेचने वाला था इसको यहाँ पे 1,000 का फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक दिन का जो मतलब हर एक रोज उस परसेंटेज कम होते जाता है। जो भी 13,000 का है आज 10% कम हो गया तो उसको 10% मिलेगा, नेक्स्ट डे 20% कम हो गया। जितना समय आप उसको होल्ड करेंगे उतना उसका परसेंटेज कम होता है। अगर वो उस लेवल के पास है, तो अगर वो लेवल के ऊपर जाता है तो वो प्रॉफिट में रहता है। पर अगर एक ही लेवल में अगर खिलता रहा मार्केट, जैसे कि 800 को आपने 17,800 का है तो 17,900 गया, फिर दोबारा 17,800 का आया, फिर नीचे गया 17,600 को, फिर दोबारा 17,800 का आया, तो ऐसा उसको टाइम डिके बोलते हैं। वहीं पे मार्केट बना रहता है तो आपका बहुत घाटा होता है। तो आपका जो होता है तो ज़्यादा करके लोग वीकली में इंट्राडे करते हैं, जिस दिन बाय करते हैं उसी दिन बेच देते हैं। तो ये होता है ऑप्शन का फंडा। और जो मंथली होगा, जो मंथली होता है उसमें इसी तरीके से होता है, कुछ अलग नहीं होता है। बस आपको मंथली का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया जाता है, जो ज़्यादा समय तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, मतलब उसमें पोजीशन बने रख सकते हैं। तो ये होता है। और एंड ऑफ द जो होता है इसका, जो अगर वीकली को इसका 0 हो जाता है, फ्यूचर में 0 नहीं होता है। फ्यूचर में आपका जो मतलब ऊपर का जो आपका अमाउंट है आपको वो मिल जाता है, जो भी आपका लॉस है वो निकाल के आपका अमाउंट आपको रिटर्न हो जाता है। पर यहाँ पे बहुत गलत होता है, यहाँ पे आपका जो प्रीमियम है वो पूरी तरीके से 0 हो जाता है। अगर एक तो आपको उसको आपका लॉस बुक कर लेना होता है उस दिन, जिस दिन आपको लगता है कि नहीं अभी इसके ऊपर में मतलब जाएगा तो मेरा जो अमाउंट है मतलब अभी आधा हो गया, उससे आधा बचा कुछ है वो भी चला जाएगा। तो ऐसा कभी आपको लगता है तो आप वहाँ पे एग्जिट होकर अपना आधा अमाउंट बचा सकते हैं। पर अगर आप बस उम्मीद में रहेंगे तो पूरा जो अमाउंट है वो भी चला जाएगा।
तो इसमें प्रॉफिट जो होता है मतलब लॉस लिमिटेड होता है, आप जितना अमाउंट लगाते हैं उतना उसका आपका लॉस होता है, और प्रॉफिट जो होता है अनलिमिटेड होता है, वो कितना भी हो सकता है, आपके सोच के बाहर है ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पे सेल पुट ये हो गया कॉल पुट के बारे में। अभी बात कर ले कि स्ट्राइक प्राइस के बारे में बात कर लेंगे हम सबसे पहले। देखिए दोस्तों, हाँ माफ़ी चाहूँगा, तो क्या होता है अभी बात कर लेते कि इसमें एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। सोच लीजिए कि अभी ये मार्केट जो है 17,800 को है, ठीक है। अगर 17,800 के यहाँ पे होने के बाद अगर आप 17,900 का अगर यहाँ पे आप पुट बाय कर रहे हैं, मतलब अभी मार्केट तो उस लेवल को है ही नहीं, और यहाँ पे तो आप इसको बाय कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं इन द मनी, पुट के लिए। और अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं, मतलब अभी जो मार्केट है वहाँ पे है नहीं, कॉल बाय कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी। और ये जो लेवल होती है, इस लेवल को जो चल रहा है करंट लेवल 800, 17,800, तो उसे कहते हैं एट द मनी। तो दोनों के लिए वही रहता है। और चलो उल्टा समझ लेते हैं कि नीचे की तरफ अगर होता है, यहाँ पे 17,700 का है, तो ये होगा इन द मनी का कॉल। और अगर 17,700 का आप पुट कर लेंगे तो ये होगा आउट ऑफ द मनी का कॉल। मतलब मार्केट का जो है, अगर नीचे की तरफ अगर आप जा रहा है मार्केट, और ऊपर का अगर आप स्ट्राइक प्राइस खरीदे तो वो इन द मनी हो जाएगा, और ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है और नीचे का आप स्ट्राइक प्राइस खरीदे तो इन द मनी का वो कॉल हो जाएगा। तो बस यही होता है, कुछ बड़ा नहीं होता है। इस तरीके से ये ऑप्शंस होता है। अगर आपको इसमें और कुछ और समझना है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। चलो दोस्तों, बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन के बारे में। हमने ऑप्शन और फ्यूचर के बारे में बात कर ली। अब देख से ऑप्शन चेन में क्या होता है। अब NSE जब टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने NSE की साइड आ जाएंगी, और वहाँ पे आपको ऑप्शन चेन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसे पेज आपके सामने ओपन होगा। ये फर्स्ट रहेगा निफ्टी। इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी रहता है, बस इस दो ही काम के रहते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो हम निफ्टी सेलेक्ट कर लेते हैं, और निफ्टी में जो भी स्टॉक है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी एक पॉपुलर स्टॉक, जैसे कि चलो टाटा मोटर के बारे में जान लेते हैं। ये रहा टाटा मोटर, और इसकी एक्सपायरी, मतलब कौन सी एक्सपायरी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर इस मंथ का तो ये, नेक्स्ट मंथ की ये, और उसके अगले महीने की ये। तो अब हम ट्रायल कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, अभी हम इसी मंथ की रखते हैं, और स्ट्राइक प्राइस आप ले सकते हैं या फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, तो पहले जान लेते हैं इस चार्ट को किस तरीके से पढ़ना है। आप ये जो देख रहे हैं ये कॉल की साइड है। कॉल मतलब जो ऊपर की तरफ मार्केट जब चलता है तो उसे हम कॉल कहते हैं, और ये है पुट की साइड, मतलब जब मार्केट नीचे की तरफ आता है तो उसे हम पुट्स कहते हैं। तो ये कॉल्स और पुट्स है। और स्ट्राइक जो होती है, वो जो प्राइस होती है ना, उसे बोलते हैं स्ट्राइक। जैसे कि ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होती है 290 की, जो भी टाटा मोटर का अभी फ़िलहाल जो चल रहा है रेट, तो उस रेट को जैसे हम देख सकते हैं कि अभी 388 उसका अभी जो है, अभी फ़िलहाल उसका रेट है, मतलब प्राइस है। तो देखो जैसे 290 से यहाँ से शुरू हुआ है, तो इस तरीके से इसे स्ट्राइक कहते हैं, समझे। जो प्राइस होती है हर 5 रुपये में यहाँ पे स्ट्राइक आपको मिलेगी। तो आपको देखना है कि आप कौन से स्ट्राइक, मतलब आपको लगता है कि मार्केट जाने वाला है। तो अभी तो ऑब्वियसली यहाँ पे 388 है, तो अभी यहाँ पे 390 समझ लीजिए। तो 390 या फिर तो एक तो ऊपर 385 जाएगा, या फिर नीचे 395 जाएगा। तो अभी ये जो है, जो प्राइस चल रहा होता है तब वहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा। अभी ये जो है, ये जो स्पेस दिख रहे हैं आप, ये जो जिसका कलर चेंज है, इसका मतलब है ये है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अभी ये आउट ऑफ द मनी है, और ये है पुट का आउट ऑफ द मनी, ठीक है। और ये इन द मनी हो गया पुट का, और ये इन द मनी हो गया कॉल का। आप समझ गए। और जो बीच में की लाइन है वो हो गया एट द मनी। तो ये रहा। तो फर्स्ट है यहाँ पे OI मतलब ओपन इंटरेस्ट। फ़िलहाल कितने लोगों को इंटरेस्ट है, कौन से स्ट्राइक प्राइस में, हम यहाँ देख सकते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड है।
और यह चेंज इन ओ है, जो ओपन इंटरेस्ट में कुछ लोग उनका इंटरेस्ट मतलब चेंज होता है कि उन्हें लगता है कि नहीं अभी मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, तो वो पुट की तरफ चल जाते हैं। और जिनको पुट की तरफ लगता है वो इस तरफ आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे भी सेम दिखेंगे आपको ओ आई, यहाँ पे भी ओ आई दिखेगा, यहाँ पे भी चेंज दिखेगा और यहाँ पे चेंज दिखेगा। जो जो साइड चेंज करते रहते हैं वो उनका डिटेल्स चेंज इसमें आ जाता है। अभी वॉल्यूम क्या चल रही है, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस साइड में भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कौन से स्ट्राइक प्राइस में है, तो ये इस तरह। बाद में ये आई भी वोल्टिलिटी होती है, एम्प्लाइड वोल्टिलिटी उसे कहते हैं, मतलब कितनी वोल्टिलिटी इसके अंदर, कितना ज़्यादा मतलब खरीदी और बिक्री हो रही है, ये समझता है इसमें। उसके बाद में इसका लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहा है, उसमें क्या चेंज हुआ है, बीडिंग हो रही, बीडी मतलब कितनी क्वांटिटी हो रही, बीट वो बताते हैं यहाँ पे। बाद में ये बीट बताता है वो किसी को कौन से प्राइस में ख़रीदना है। उसके बाद में डिमांड आस्क क्वांटिटी क्या होता है, ये सब इधर का उधर, बस ये दोनों एक जैसे होते हैं। अभी ऑप्शन चेन में क्या होता है, देखा जाए तो दोस्तों क्या होता है कि हमें सिर्फ ये देखना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा बायर और सेलर कम कहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस लेवल पे सबसे ज़्यादा है, तो समझ लेना ये जो स्ट्राइक है 420, तो समझ लेना कि यहाँ पे मार्केट को लगता है कि यहाँ से मार्केट मतलब ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ज़्यादा खरीदी हुई है। और पुट वालों को इस साइड में देखने का, तो पुट वालों को लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पे उनकी क्वांटिटी मैं देख सकते हैं आप कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, सॉरी वहाँ पे जाऊँगा, ये 380 से उन्हें लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाएगा। और यहाँ पे इन्हें लगता है कि जो 5000 लेके बैठे इन्हें लगता है 420 से मार्केट नीचे रहेगा, मतलब वहाँ तक जाएगा। इस तरीके से होता है कि आप देख सकते हैं मैंने जो आपको डिटेल्स दी है, बस यही होता है, कुछ बड़ी बात नहीं होती। इसको ज़्यादा लंबा करके मैं भी बना सकता था वीडियो, पर मैं इसे शॉर्ट में रखूँगा। और आप धीरे धीरे, आपको अगर कोई डाउट्स इसमें आता है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं और इसको डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो दोस्तों अभी हमने पूरे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर लिए है। अब बात कर लेते हैं ट्रेडर साइकोलॉजी के बारे में। देखो दोस्तों, अगर आप शुरुआती दिनों में हमेशा एक छोटे प्रॉफिट के बारे में ही सोचिए, क्योंकि कैसा होता है कि अभी आपने उतना समय नहीं दिया होता है, तो उस वजह से आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो आपको बड़ा घाटा ना हो, इसलिए आप छोटे प्रॉफिट में ही बने रहिए शुरुआती दिनों में। और आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए प्रॉफिट लेने के लिए। एक पैशंस, जो आपको पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड है। उसके बाद में पेशेंस, आपके पास जब भी कोई लेवल होती है, आप जहाँ पे मतलब ट्रेड को मतलब सेटअप बनाते हैं, तो उस लेवल को ही खरीदारी होनी चाहिए। और बाद में जब आप बेचने का वक्त आए तो जो आपका नेक्स्ट टारगेट होता है वहीं पे सेलिंग होनी चाहिए, ना कि रैंडमली कहीं पे भी। और परसिस्टेंट, हमेशा लगे रहिए, अपने आप हर चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। और कभी भी आप जो ट्रेड बनाते हैं, जो भी आपका सेटअप हो, उस प्लान को चेंज मत कीजिए। क्या होता है, लाइव मार्केट में माइंड जो होता है डाइवर्ट हो जाता है। जो बड़े बड़े बिग प्लेयर्स होते हैं वो बहुत मैनिपुलेट करते हैं, तो आप अपना प्लान मत चेंज कीजिए, हमेशा अपने मतलब इमोशन को कंट्रोल कीजिए। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रेडिंग मतलब कुछ नहीं होता है। 10% बाइंग होती है, 10% सेलिंग होती है और 80% वेटिंग होती है। अगर लेवल को जब तक नहीं आता है तब तक हमें बाइंग या सेलिंग नहीं करनी होती है, यही होती है ट्रेडिंग, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो आप जब भी, मैं आपको बताना यही एक ही बात बार बार बताऊंगा कि हमेशा वहीं पे ट्रेड लीजिए जहां आप मतलब आपने डिसाइड किया है, ना कि कहीं पे अलग नहीं। जैसे एक स्नैपर होता है, हमेशा वो उसी को शूट करता है जिसको वो टारगेट करता है, तो आप वैसे करिए इस तरीके से। और देखो, आप आगे ज़िंदगी में बड़ा होना चाहते तो सबसे पहले अपने आप में इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, टाइम दीजिए, समझ लीजिए हर बातों को, तभी ये सब बातें आपके लिए पॉसिबल हो सकती है। और देखो दोस्तों, आप जब भी, मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने अपने जो रूल्स है जो बनाए हुए हैं, अगर आप उसको फॉलो करते, आपको लॉस हो या ना हो, पर कम से कम आपने जो चीज़ की है वो सही चीज़ है, उसके लिए आपके लिए मतलब आप एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि चलो मैंने जो डिसाइड किया था मैंने वही किया। क्योंकि क्या होता है, डिसिप्लिन एक ब्रिज की तरह होता है। एक
पुअर ट्रेडर होता है उसके और प्रो ट्रेडर के बीच में का, ठीक है। तो आपके अंदर वो डिसिप्लिन आना चाहिए जिससे कि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो और हर बार आप जो गलतियां करते वो रिपीट ना हो, दोहराए नहीं। तो इस तरीके से आप हर चीज़ सीख सकते हैं। आप बात कर लेते कि ट्रेडर के लिए कौन सा रेशियो अच्छा होता है। 4.1 एक रेशियो होता है जो सबसे अच्छा होता है। मतलब आपका जो टारगेट है आप 4 गुना ले और आपका जो लॉस हो वो सिर्फ 1 ही गुना हो। मतलब आपने अगर 10,000 आपने इन्वेस्ट किए हैं तो आपका 1,000 रुपये कोई बात नहीं, पर अगर आप 4,000 प्रॉफिट लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपका रेशियो होना चाहिए। तो इस तरीके से कई सारे बातें हैं मैं आपको बता सकता हूँ, पर धीरे धीरे जैसे आप अपना समय देते जाएंगे वो बातें अपने आप आपको समझती जाएंगी। तो सबसे पहले मतलब आप जब भी एक अच्छा ट्रेडर होता है वो पैसा कमाता है अच्छा, और जो बुरा ट्रेडर होता है एक अच्छा लेसन वो सीखता है अपने फेलियर से। और एक बात और एक बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई सेटअप पे अगर ट्रेड लेते हैं तो क्या होता है कि आपको जो है ना, जो लेवल होता है जो ब्रेक इवन, मतलब जहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दिया है, आप वहाँ पे अपना जो मतलब जिस प्राइस में अपनी बाइंग किया था वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, उसको कहते हैं ब्रेक इवन। तो ये काफ़ी अच्छी आदत होती है। जो सबसे ज़्यादा मतलब पुराने ट्रेडर होते हैं ये वो हमेशा यही करते हैं, जब भी आप जो लेवल होती है उस लेवल को कभी मार्केट अगर मतलब खड़ा उतरता नहीं है तो वो क्या करते हैं, तुरंत अपनी जो बाइंग प्राइस है वहाँ से वो सेट करके एग्जिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस आपको वही करना है जो काम करता ज़्यादा, आपको वो नहीं करना जो काम नहीं करता मार्केट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं बातें बता रहा हूँ और हमेशा बताते रहूँगा। मैंने अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से काफ़ी सारे बातें सीखी है और आपके साथ शेयर करते रहूँगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा जिससे कि आपको हर बार मेरी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और शेयर कीजिए अपने जो भी दोस्त है जिनको आप चाहते हैं कि उन्हें भी ये नॉलेज मिलना चाहिए। फर्स्ट है बिगनर्स के लिए क्रैश कोर्स है और आगे ही मैं इस कोर्स को कंटिन्यू करते रहूँगा अगर आप लोगों की इस तरीके से मेरे ऊपर कृपा बनी रही तो। चलो, जय हिंद।